सऊदी अरेबिया में ये यूएफसी फाइट नाइट कार्ड ओवरऑल एक काफी अच्छा कार्ड गया, जहां पर स्पेशली अगर मेन कार्ड के बारे में बात करें तो फॉर श्योर इस मेन कार्ड ने डिलीवर किया है। हमें बैक एंड फोर्थ फाइट्स देखने को मिली है, हमें ब्रॉल्स देखने को मिले एंड ऑल्सो हमें नॉकआउट्स देखने को मिले। तो ये कार्ड मेरी ओपिनियन में एक काफी एंटरटेनिंग कार्ड था। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली बात करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट जो लाइट हेवीवेट डिवीजन की थी, जहां पर वोल्कन ऑस्टरमेयर ने जॉनी वॉकर को नॉकआउट कर दिया। जॉनी वॉकर फाइट्स को विन करे या वो फाइट्स को हारे, हमेशा उसकी फाइट्स एंटरटेनिंग रहती हैं और आई नो कि वो इस फाइट में ब्रूटली नॉकआउट हुआ है, बट फॉर सम रीजन ये नॉकआउट बहुत ही फनी था। पता नहीं क्यों हमेशा जब भी जॉनी वॉकर नॉकआउट होता है तो उसके नॉकआउट्स बहुत ही क्रेजी होते हैं और यहां पर भी जब वोल्कन ऑस्टरमेयर ने उसे नॉकआउट किया तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सोल ने उसकी बॉडी को छोड़ दिया है और उसके टोज भी काफी कर्ल्ड अप हो गए थे और वो काफी टाइम तक नॉकआउट होने के बाद भी उसी पोजीशन में रहा था। अब दोनों के बीच में जितनी फाइट की है उसके बारे में अगर बात करें तो इस फाइट में जॉनी वॉकर वोल्कन की लेग्स को टारगेट करने की ट्राई कर रहा था, बट अगर वोल्कन ऑस्टरमेयर की बात करें तो उसने स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से मन बना लिया था कि वो जॉनी वॉकर के हेड को टारगेट करने वाला है। और ये चीज हम फाइट की स्टार्टिंग से देखते हैं, जहां पर वोल्कन ऑस्टरमेयर उसे पुश बैक करने लग पड़ता है, उसके ऊपर बिग पंचेस को थ्रो करता है। जिधर एक चीज नोटिस करने वाली है कि वोल्कन ऑस्टरमेयर यहां पर बॉडी को भी टारगेट कर रहा था और जब जॉनी वॉकर नॉकडाउन हुआ है उससे पहले अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि जॉनी वॉकर बॉडी शॉट से हर्ट हो चुका है और इसी के बीच में वोल्कन एक लेफ्ट हुक को थ्रो करता है जो जॉनी वॉकर को नॉकडाउन कर देता है। किसी तरह जॉनी वॉकर सरवाइव करता है और जब मैं बोलता हूं कि जॉनी वॉकर काफी क्रेजी फाइटर है तो वो यहां पर हमें पता लगता है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हर्ट होने के बाद भी वो पता नहीं क्यों फ्लाइंग नी थ्रो करने की ट्राई करता है, जो वो बुरी तरीके से फेल करता है और फिर से ग्राउंड में गिर जाता है। अब इसी की एडवांटेज लेते हुए वोल्कन ऑस्टरमेयर उसे फिर से पुश बैक करने लग पड़ता है और कपल ऑफ बिग शॉट्स जहां पर एंड में राइट हुक कनेक्ट होता है और जॉनी वॉकर इस बार और भी बुरी तरीके से ग्राउंड में गिर जाता है, जहां पर आई थिंक जॉनी वॉकर ऑलरेडी नॉकआउट हो गया था, बट एकदम से वोल्कन ऑस्टरमेयर का एक और पंच आता है जो जॉनी वॉकर की कंप्लीटली लाइट्स आउट कर देता है। जैसे मैंने पहले कहा, देखने में ऐसा लग रहा था कि जॉनी वॉकर की सोल उसकी बॉडी को छोड़ चुकी है, उसकी बॉडी थोड़ी सी शेक हो रही थी और उसके टोज भी कर्ल्ड अप हो गए थे, जिससे ये पता लगता है कि जॉनी वॉकर बहुत ही बुरी तरीके से नॉकआउट हुआ है। आई थिंक जॉनी वॉकर के लिए अब ये फाइट गेम ओवर हो चुकी है, क्योंकि अब उसकी चिन ग्लास चिन भी नहीं बोलूंगा, पेपर चिन बन चुकी है, जहां पर हल्का सा भी उसे अटैक करो तो वो बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है। काफी अच्छी फाइट बाय वोल्कन ऑस्टरमेयर, उसने कंटिन्यूसली अपने प्रेशर को मेंटेन रखा और राउंड 1 में ही जॉनी वॉकर को नॉकआउट करने के बाद वो फिर से अपने ट्रैक में आ चुका है और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर राउंड 3 में शारा मैगोमेडोव एंटोनियो ट्रोकोली को बीट कर देता है बाय नॉकआउट। अपनी स्ट्राइकिंग में शारा बुलेट इस फाइट में ऑन पॉइंट था, जहां पर इवन अगर हम उसके टेक डाउन डिफेंस को भी देखें तो पहले से उसका टेक डाउन डिफेंस थोड़ा सा बेटर हुआ है और आई नो कि एंटोनियो ट्रोकोली ने इतने बेटर टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किए, बट स्टिल काफी बार वो सिंगल लेग टेक डाउन पर आ गया था। बट वहां से शारा मैगोमेडोव जरा भी पैनिक नहीं हुआ, वो बिल्कुल काम रहा, उसने अपने बेस को मेंटेन रखा और आई थिंक उसने सारे टेकडाउन्स को डिफेंड किया है। तो बेसिकली ये मान के चलो कि जो नॉर्मल फाइटर्स के लिए जैब पंच होता है वो जैब शारा बुलेट के लिए किक होती है, क्योंकि हमेशा की तरह शारा बुलेट अपनी किक को एक जैब की तरह यूज कर रहा होता है। जहां पर ये बहुत ही कम बार हुआ कि एंटोनियो ट्रोकोली ने अपने डिस्टेंस को क्लोज किया, क्योंकि जब भी वो ऐसा करने की ट्राई कर रहा था तो या तो फिर शारा बुलेट उसे लेग किक या फिर साइड किक टू द बॉडी, ये दोनों थ्रो करके उसे पुश बैक कर दे रहा था और इनको काउंटर करने के लिए एंटोनियो ट्रोकोली के पास कोई भी वेपन नहीं था। राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि एंटोनियो ट्रोकोली गैस आउट हो चुका है और वो इसलिए क्योंकि ये फाइट उसने 3 डेज के शॉर्ट नोटिस में ली थी, तो ऑब्वियसली जो उसने इतने कम टाइम में इतने ज्यादा वेट को लूज किया था उससे कंप्लीटली उसका गैस टैंक डिस्ट्रॉय हो गया। बट यहां पर मेरा ये पॉइंट है कि अगर एंटोनियो जानता था कि वो 3 राउंड्स तक बिना गैस आउट हुए नहीं जा सकता, तो फिर उसे चाहिए था कि वो राउंड 1 और अर्ली राउंड 2 में बहुत ही ज्यादा रिस्क ले। बट अगर फाइट को हम देखें तो वो शारा बुलेट को पुश तो कर रहा था, बट वो हार्डली कोई स्ट्राइक को थ्रो कर रहा था, जहां पर शारा बुलेट उसके ऊपर कंटिन्यूसली लेग किक्स को थ्रो करे जा रहा था। अब राउंड 2 में एक मोमेंट आती है जहां पर रेफरी ने मेरी ओपिनियन में बहुत ही गलत डिसीजन लिया, क्योंकि 100% एंटोनियो ट्रोकोली को वो टेक डाउन मिल चुका था, जहां पर आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी इतना बुरा केज ग्रैब देखा होगा, क्योंकि शारा बुलेट ने यहां पर पूरा जोर लगा दिया था वो केज को ग्रैब करने में ताकि वो ग्राउंड में ना जाए और ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। इवन शारा बुलेट भी रुक गया था, उसने सॉरी या फिर कुछ ऐसा रेफरी को भी बोला, बट यहां पर रेफरी को चाहिए था कि वो फाइट को स्टॉप करे, वो या तो फिर शारा बुलेट का एक पॉइंट डिडक्ट करे या फिर वो एंटोनियो ट्रोकोली को वो
ग्राउंड पोजीशन दे। जब राउंड 1 में एंटोनियो ट्रोकोली ने एक हल्का सा केज ग्रैब किया था तो वहां पर मार्क गॉडार्ड जो रेफरी है वो बहुत ही जल्दी आ गया था दोनों को सेपरेट करने के लिए। बट यहां पर जब शारा बुलेट ने बहुत ही बुरा केज ग्रैब किया तो रेफरी ने फाइट को स्टॉप नहीं किया और बेसिकली उसे सिर्फ वार्निंग दी। बट इस इंसिडेंट के अलावा जब हम फाइट को देखते हैं तो पूरी इस फाइट में शारा बुलेट का कंप्लीट कंट्रोल था। और जब इस फाइट का राउंड 3 आया तो क्योंकि एंटोनियो ट्रोकोली कुछ भी नहीं थ्रो कर रहा था, वो पूरा गैस आउट होने की वजह से एक ही जगह खड़ा हुआ था और इसीलिए शारा बुलेट अपने पंचेस को भी लेट गो करने लग पड़ता है। और मिड ऑफ द राउंड 3 में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर एंटोनियो टेक डाउन के लिए जाता है, बट वो शॉट इतना ज्यादा टेलीग्राफ होता है कि शारा बुलेट मैनेज कर लेता है नी से काउंटर करने का और फिर उसे फॉलो अप करता है एक राइट पंच से। और यहां से स्टार्ट होता है एंटोनियो ट्रोकोली का नॉकआउट सीक्वेंस। वो बुरी तरीके से हर्ट होकर केज की साइड चले गया होता है और यहां से शारा बुलेट 1-2 पंच और एक राइट हुक कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है। हम बोल सकते हैं कि वो फीट में ही ऑलमोस्ट नॉकआउट हो गया था। और यहां पर शारा बुलेट फिर से 1-2 हुक्स को थ्रो करता है जिससे कि एंटोनियो ट्रोकोली नॉकआउट हो जाता है। तो ओवरऑल शारा बुलेट से एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस। वो कंटिन्यूअसली पूरी फाइट में मूव करता रहा, उसने जरा भी चांस नहीं दिया एंटोनियो ट्रोकोली को, उसकी सारी किक्स ऑन पॉइंट थी और एंड ऑफ द फाइट में हमने उसकी पंचिंग एबिलिटी को भी देखा। वेयरएज अगर टेक डाउन डिफेंस की बात करें तो इट्स लुकिंग लाइक शारा बुलेट उस पे भी वर्क कर रहा है क्योंकि इस फाइट में उसने सारे टेक डाउन्स को डिफेंड किया है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि शारा बुलेट की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो पहले ये फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में होनी थी बट फॉर सम रीजन 2-3 दिन पहले केल्विन गैस्लम ये बताता है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन के लिए वेट को कट नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये फाइट होती है मिडलवेट डिवीजन में। आई एम फीलिंग बैड फॉर डैनियल रॉड्रिगेज क्योंकि केल्विन गैस्लम इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट ये चीज मुझे थोड़ा सा अपसेट भी करती है क्योंकि डैनियल रॉड्रिगेज अपने इतने ज्यादा वेट को कट कर रहा था ताकि वो 170 पाउंड्स को बना पाए, बट वेट को कट करने के बाद उसे पता लगता है कि ये फाइट 185 पाउंड्स में हो रही है। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट उसकी बॉडी पे पड़ा और ये चीज हम क्लियरली देख सकते थे राउंड 3 में जहां पर डैनियल रॉड्रिगेज गैस आउट होता हुआ दिखा और जब केल्विन गैस्लम उसे ग्राउंड में लेके गया तो हम देख सकते थे कि डैनियल के पास जरा भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि वो वापस अपनी फीट में खड़ा हो पाए। बट ओवरऑल अगर हम इस फाइट को देखें तो केल्विन गैस्लम के लिए थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है। ये आई थिंक उसकी लास्ट फाइट थी जहां पर अगर वो इस फाइट को हार जाता तो फिर मोस्ट लाइकली उसे यूएफसी से कट कर देते, बट फाइनली अब उसे एक विन मिल चुकी है जहां पर वो राउंड 1 और राउंड 3 में काफी अच्छा दिखा। तो आई एम रियली होपिंग कि इस परफॉर्मेंस के बाद उसे यूएफसी कट नहीं करती है। अब अगर फाइट के बारे में बात करें तो राउंड 1 से ही केल्विन गैस्लम बिग पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है। वो ऑल ओवर था डैनियल रॉड्रिगेज के जहां पर वो डैनियल रॉड्रिगेज को अपने बिग पंचेस से टैग भी करता है और इस पूरे राउंड में डैनियल रॉड्रिगेज को तभी सक्सेस मिली जब उसने 2-3 बार मैनेज किया केल्विन गैस्लम को काउंटर करने का। अब जब राउंड 2 की बात आती है तो ये राउंड मेरी ओपिनियन में एक काफी क्लोज और एक बैक एंड फोर्थ राउंड था जहां पर राउंड 1 की ही तरह केल्विन गैस्लम इस राउंड में भी डैनियल रॉड्रिगेज को पुश बैक करता है, बट राउंड 2 में डैनियल रॉड्रिगेज काफी शार्प दिखा और जब केल्विन गैस्लम उसको अटैक करने की देख रहा था तो यहाँ पर डैनियल रॉड्रिगेज उसे काफी स्मार्ट वे से काउंटर कर रहा था। दोनों ही फाइटर्स यहाँ पर हेवी पंचेस को थ्रो कर रहे थे जहां पर दोनों ही फाइटर्स बिग पंचेस से टैग भी हुए, बट जब ओवरऑल हम इस राउंड को देखते हैं तो आई थिंक रॉड्रिगेज के यहाँ पर ज्यादा क्लीन पंचेस थे और इसीलिए मैं इस राउंड को डैनियल रॉड्रिगेज को दूंगा। फाइनली जब राउंड 3 की बात आती है तो यहाँ पर केल्विन गैस्लम काफी स्मार्ट वे से डैनियल रॉड्रिगेज को टेक डाउन करता है और जैसे ही इस फाइट में उसे टेक डाउन मिलता है ये फाइट रख लो ओवर हो जाती है। ऑलमोस्ट पूरे राउंड केल्विन गैस्लम इस फाइट को ग्राउंड में रखता है जहां पर क्योंकि रॉड्रिगेज काफी गैस आउट हो गया था तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया और राउंड 3 ओवर होने के बाद इस फाइट को केल्विन गैस्लम विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। तो ओवरऑल हमें ये एक गुड बैक एंड फोर्थ फाइट देखने को मिली जहां पर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट तो ये फाइट और भी ज्यादा बेटर थी जहां पर को मेन इवेंट में अलेक्जेंडर वोल्कोव एक मास्टर क्लास को शो करता है और सर्गे पाव्लोविच को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। आई थिंक अलेक्जेंडर वोल्कोव की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक थी और ये चीज इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि अलेक्जेंडर वोल्कोव ने इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया था कि वो एक भी राउंड सर्गे पाव्लोविच के अगेंस्ट ट्रेनिंग और स्पारिंग में नहीं विन किया था।
बट जैसे कि हमें इस फाइट में पता लग गया कि ट्रेनिंग और स्पारिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है एक एक्चुअल फाइट से। अनलेस तुम एक शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर हो तो फिर तुम्हारे लिए सेम होती है। बट अगर अलेक्जेंडर वोल्कोव और सर्गे पाव्लोविच की फाइट के बारे में बात करें, एक परफेक्ट फाइट की है, वो कंटिन्यूसली इस फाइट में मूव करते रह रहा था। और अनलाइक जॉनी वॉकर, यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कोव ने अपनी हाइट की एडवांटेज ली है। उसका जैब हो गया, लेफ्ट स्ट्रेट पंच हो गया, लेग किक्स होगी, इवन अगर फ्रंट किक्स की भी बात करें तो इस पूरी फाइट में उसने ये चीज परफेक्ट वे से की है। वो इस पूरी फाइट में काफी केयरफुल रहा क्योंकि वो जानता था कि सर्गे पाव्लोविच के पास वो वन पंच की नॉकआउट पावर है। तो इसीलिए अलेक्जेंडर वोल्कोव अपने कंपोजर को मेंटेन रखता है और इस पूरी फाइट को एक टेक्निकल फाइट बनाता है। वो जरा भी सर्गे पाव्लोविच के साथ ब्रॉल नहीं करता है, जिसका ये रिजल्ट रहा कि राउंड 1 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि अलेक्जेंडर वोल्कोव के स्ट्रेट पंचेस ने सर्गे पाव्लोविच के नोज को बस्ट अप कर दिया था। अब इस पूरी फाइट में यहाँ पर सर्गे पाव्लोविच प्रेशर तो मेंटेन रख रहा था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वो अपने डिस्टेंस को क्लोज करने का देख रहा था तो अपने स्ट्रेट पंचेस और किक से अलेक्जेंडर वोल्कोव ये चीजों से मोस्ट ऑफ द टाइम करने ही नहीं दे रहा था। और जब कुछ ऐसी मूवमेंट्स आई जहां पर फाइनली सर्गे पाव्लोविच अपने डिस्टेंस को क्लोज करता है तो यहाँ पर वोल्कोव के डिफेंस को भी अप्रिशिएट करना होगा क्योंकि उसे पता था कि सर्गे पाव्लोविच हेड को हंट करने वाला है। तो इसीलिए अलेक्जेंडर वोल्कोव ने इस पूरी फाइट में अपने गार्ड को काफी ऊपर रखा था। सर्गे पाव्लोविच के मोस्ट ऑफ द हैवी पंचेस अलेक्जेंडर वोल्कोव के गार्ड में लैंड हो रहे थे, वेयरएज अलेक्जेंडर वोल्कोव ने इस पूरी फाइट में जरा भी नहीं देखा कि वो एक बिग पंच को थ्रो करे, बल्कि उसने इस फाइट को एक टेक्निकल फाइट बनाए रखा जहां पर वो फुल 100% से पंचेस को थ्रो नहीं कर रहा था। बट अलेक्जेंडर वोल्कोव ऐसे पंचेस को थ्रो कर रहा था जो कंटिन्यूसली सर्गे को टैग करे जा रहे थे। और राउंड 3 में हम देख सकते थे कि ये सारे पंचेस एड अप हो रहे थे और सर्गे पाव्लोविच का फेस बहुत ही बुरा दिख रहा था। ये पूरी फाइट बेसिकली ऐसे ही जाती है जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कोव कंटिन्यूसली मूव करते रहता है और अपने स्ट्रेट पंचेस से वो सर्गे पाव्लोविच को डिस्टेंस में रखता है। बट राउंड 3 में कुछ ऐसी मूवमेंट्स आती हैं जहां पर सर्गे मैनेज कर लेता है अलेक्जेंडर वोल्कोव को अटैक करने का। बट यहां पर मैं अलेक्जेंडर वोल्कोव की चिन को लेकर भी इंप्रेस हुआ क्योंकि राउंड 3 में कपल ऑफ पंचेस उसने डायरेक्टली अपने फेस में लिए, बट एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो इन पंचेस से हर्ट हुआ है। तो ये फाइट बेसिकली एक हेवी पंचर वर्सेस टेक्निकल फाइटर के बीच में थी जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कोव जो एक टेक्निकल फाइटर था उसने काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक मास्टर क्लास को शो किया है। उसने कंप्लीटली सर्गे पाव्लोविच को शट डाउन कर दिया जहां पर एक बार भी सर्गे पाव्लोविच अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो भी नहीं कर पाया। और इससे यही पता लगता है कि इस फाइट में अलेक्जेंडर वोल्कोव कितना ज्यादा बेटर था। तो सर्गे पाव्लोविच के ऊपर एक काफी बड़ी विन लेने के बाद आई थिंक अलेक्जेंडर वोल्कोव अब टाइटल पिक्चर में आ चुका है, जहां पर एक और विन लेने के बाद काफी चांसेस रहेंगे कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को टाइटल शॉट मिल जाए। और अब मूविंग ऑन टू द फाइनल मेन इवेंट फाइट, तो यहां पर मिडलवेट फाइटर रॉबर्ट विटेकर इस फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकिंग आउट इकरम एलिस्कीरोव। आई थिंक रॉबर्ट विटेकर हमारी रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है क्योंकि फाइट से पहले मैं नोटिस कर रहा था कि काफी लोग रॉबर्ट विटेकर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और इवन जब हम ऑड्स की भी बात करते हैं तो फाइट स्टार्ट होने से पहले रॉबर्ट विटेकर इस फाइट में अंडरडॉग बन चुका था। क्लियरली काफी लोग रॉबर्ट विटेकर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट इस फाइट ने प्रूव कर दिया कि रॉबर्ट विटेकर एक टॉप मिडलवेट फाइटर में से एक है। एक काफी अमेजिंग विन बाय रॉबर्ट विटेकर। उसने अंडर 2 मिनट्स ही इकरम एलिस्कीरोव को नॉकआउट कर दिया। और जब हम इस नॉकआउट से पहले देखते हैं तो अगेन हमें यहाँ पर शो होता है रॉबर्ट विटेकर की वो ब्लिट्स करने की एबिलिटी। और आई थिंक इस मिडलवेट डिवीजन में रॉबर्ट विटेकर से बेटर ये कोई और फाइटर नहीं कर सकता। जहां पर फाइट को अगर हम देखें तो रॉबर्ट विटेकर यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने टोज में हॉप कर रहा था और एकदम से डिस्टेंस को क्लोज करते हुए वो 1-2 पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है, जिससे इकरम एलिस्कीरोव टैग हो गया था। वो बुरे तरीके से हर्ट हो जाता है, उसकी लेग्स गिव अप कर जाती हैं, जहां पर रॉबर्ट विटेकर जरा भी टाइम को वेस्ट नहीं करता है। वो फिर से इकरम को अपने जैब से पुश बैक करता है और जैसे ही इकरम केज की साइड जाता है वहां पर रॉबर्ट विटेकर एक बार फिर से पंच कॉम्बिनेशन को थ्रो करता है, जहां पर वो जैब को फॉलो अप करता है एक राइट पंच से और उसे एकदम से फॉलो अप करता है हेड किक से। ये कॉम्बिनेशन इकरम एलिस्कीरोव को ग्राउंड में गिरा देता है और जैसे ही वो फिर से खड़ा होता है एक बार फिर से रॉबर्ट विटेकर अपने जैब को थ्रो करता है और एक राइट स्ट्रेट पंच की जगह इस बार वो इस जैब को फॉलो अप करता है एक राइट अपर कट से, जो डायरेक्टली इकरम एलिस्कीरोव के चिन पे लैंड होता है। और हम बोल सकते हैं उसी टाइम पर इकरम एलिस्कीरोव नॉकआउट हो गया था।
ये अपर कट लेने के बाद इकराम एलिस्किरोव की आईज रोल बैक हो जाती हैं, उसकी बॉडी कंप्लीटली लिम्प हो गई थी और कपल ऑफ ग्राउंड शॉट्स के बाद ये फाइट ओवर हो जाती है। बहुत ही अमेजिंग विन बाय रॉबर्ट विटेकर। उसने काइंड ऑफ इकराम एलिस्किरोव को डिस्ट्रॉय किया इस फाइट में और बेसिकली पूरी फाइट में उसने 0 डैमेज लिया है। तो UFC 305 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, वहां पर काफी चांसेस हैं कि रॉबर्ट विटेकर, ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदेसाया का एक बैकअप फाइटर बन जाए। अब थोड़ी सी अगर हम इकराम एलिस्किरोव की बात करें तो इकराम एलिस्किरोव का ये सेकंड लॉस था और ये दोनों ही लॉस उसके नॉकआउट से आए, जहां पर इन दोनों नॉकआउट्स में वो राइट अपरकट ने उसे प्रॉब्लम दी है। अब आई थिंक यहाँ पर इकरम के लिए सही रहेगा कि उसे फिर से एकदम से बड़ा पुश ना मिले, उसे अभी भी अनरैंक फाइटर्स के साथ फाइट करनी चाहिए, जहां पर फिर से जब वो मोमेंटम को बिल्ड कर देगा उसी के बाद उसे चाहिए कि वो टॉप 15 रैंक वाले फाइटर्स के साथ फाइट करे। तो बहुत ही अमेजिंग विन बाय रॉबर्ट विटेकर। उसने सबको ये प्रूव कर दिया कि वो इस मिडिल वेट डिवीजन में स्टिल अलाइव है, वो एक गेट कीपर नहीं है, बल्कि उसका स्टिल यही एम है कि वो फिर से मिडिल वेट का चैंपियन बने। और एक छोटा सा मेरे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इकरम की जगह अगर हामजा चिमाएवी फाइट करता तो फिर ये फाइट कैसे जाती। ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये काफी अमेजिंग मेन कार्ड गया था, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।